120 डेज में रेड ब्लड सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। क्यों 120 डेज? क्योंकि उनका लाइफ स्पैन ही होता है 120 डेज का, है ना। 2.4 मिलियन किलोमीटर मतलब अप्रॉक्सीमेटली कि अगर आप अर्थ पे 60 टाइम्स पूरे अर्थ पे अगर आप चक्कर लगाओ तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2.4 मिलियन। Okay, so hello everyone, welcome. Today we'll start with the lecture with the part 2 of red blood cells, which is also known as erythrocytes. And आज के हमारे टॉपिक्स है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन। ठीक है, वो कितने साल जीता है? ऑफ कोर्स सालों नहीं जीता, 120 डेज ही जीता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रक्शन, आरबीसीज टूट गया तो उसके टूटने के बाद उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसका क्या होगा? ठीक है, क्या वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा? क्या वो बॉडी के अंदर ही घूमेगा? ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट इज लाइफ स्पैन। देखो लाइफ स्पैन में क्या लिखा है ना कि 120 डेज का इसकी लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, लेकिन ना हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है उनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी नहीं होता। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस देखो, अगर आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा हो या आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हो तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? एक सेल से दूसरा सेल बनाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, सो ये सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन ना हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाते हैं, एनर्जी का काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम तो जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है वो कर देते हैं। अच्छा, एक और बात है कि चलो माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर दिया, हमारे रेड ब्लड सेल्स को एनर्जी मिल गई, लेकिन न्यूक्लियस यानी कि अगर एक रेड ब्लड सेल में से दूसरा बनाना हो तो क्या करना होता है? जो हमारा बोन होता है ना, बोन के अंदर अगर आपने कभी सुना हो तो एक पार्ट होता है रेड बोन मैरो करके, राइट। तो बोन के अंदर ये रेड बोन मैरो क्या करता है? रेड ब्लड सेल का सिंथेसिस करता है। ठीक है, वैसे ही वाइट बोन मैरो करके भी होता है जो WBCs का प्रोडक्शन करता है, या उसे येलो बोन, नहीं वाइट ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। अच्छा, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके? मेंटेन सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मतलब कि जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उनको सही ढंग से रखना, लाइक एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, एकदम सेल की ना एकदम सही से इंटीग्रिटी मेंटेन करनी, सेल को रेप्चर टूट नहीं जाने देना अगर आपकी जो सेल है, रेड ब्लड सेल है, उस पर थोड़ा भी स्ट्रेस पड़ा तो। ठीक है, मेंटेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। आयरन का आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाई था कि सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हमारा आयरन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हीमोग्लोबिन में खुद आयरन, हीम का मतलब आयरन होता है, तो वो प्रेजेंट होता है। तो उसको भी ऐसे फॉर्म में रखना होगा ना जो टॉक्सिक फ्री हो। अगर आयरन जो है, देखो आयरन के ना दो फॉर्म होते हैं, एक Fe2+ और एक Fe3+। ठीक है, हमारी बॉडी में ना कौन सा रहता है? Fe2+। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में Fe3+ रहा तो वो ना डैमेज कर देगा हमारे ऑर्गेनल्स को, सच एज अगर हम ले ले हमारा हार्ट ले ले, लीवर, पैनक्रियास, इन सब चीज़ों को ना डैमेज कर देगा ये Fe3+। तो ये आयरन है, आयरन को Fe2+ के फॉर्म में भी कौन स्टोर करके रखता है? ये रेड ब्लड सेल्स। ओके, मतलब ये जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो कीप्स आयरन विथ हीमोग्लोबिन इन फेरस फॉर्म। वही बोला मैंने, फेरस फॉर्म मतलब कि Fe2+ रेदर देन Fe3+, मतलब फेरिक फॉर्म। किस में रहने देता है? फेरस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में नहीं। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब ना मुझे एक बात बताओ कि चलो आरबीसीज का लाइफ स्पेन पढ़ लिया, लेकिन अगर ये आरबीसीज की लाइफ खत्म होगी वो कैसे पता चलेगा? देखो, आरबीसीज जिनकी एज हो चुकी होती है ना, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम एक तो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, उनका फंक्शन कम हो जाता है और इवेंचुअली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर कोई आरबीसीज ऐसे हो जो वीक हो तो क्या हो गया कि वो रेप्चर हो जाएंगे। ठीक है, वो टूट जाएंगे।
और कुछ आरबीसीज ऐसे होते हैं जो स्प्लिन के अंदर डिस्ट्रॉय होता है। देखो स्प्लिन के अंदर बताती हूँ, स्प्लिन के अंदर ना एक स्प्लिन हैज रेड पल्प दैट फिल्टर्स ब्लड। रेड पल्प करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका जो डायमीटर होता है वो होता है 3 माइक्रोमीटर। 3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। और हमारे जो नॉर्मल आरबीसीज है उसका डायमीटर होता है 8 नैनोमीटर, ठीक है। अब क्या होगा ना कि जो सेल्स एकदम हेल्दी है, सही है, वो क्या करेंगे ना, वो खुद की शेप को चेंज कर सकते हैं। भले ही हमारे रेड ब्लड सेल्स की शेप बाइकॉन्केव हो, लेकिन जब वो कैपिलरीज से पास करते हैं, पतली पतली कैपिलरीज से जब वो पास करते हैं तो उनका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो पढ़ कर आओ। तो जब उनकी एज हो जाती है या वो ओल्ड हो जाते हैं या तो वो सेल्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं ना, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उनकी, ये जो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं एरिया के हिसाब से, ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रहती है इनके अंदर। तो क्या होता है कि ये जो सेल्स है वो स्क्वीज नहीं हो वो मतलब उसके अंदर से, ये समझ लो ना यार, ये एक मेम्ब्रेन जैसा है, ठीक है। और मेम्ब्रेन के अंदर पोर जैसा है। ये पोर की साइज कितनी है 3 माइक्रोमीटर और सेल की साइज कितनी है 8 में से अब ये रेड ब्लड सेल यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वीज होके यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो या कुछ भी हुआ हो तो वो यहाँ से पास नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, यही फिल्टर पे अटक जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ होगा, स्प्लिन में। स्प्लिन में इस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अभी ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर से ना स्प्लिन रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि है ना उनको एक डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं स्प्लिन स्पेरोसाइटोसिस। स्प्लिन स्पेरोसाइटोसिस में क्या होता है ना कि स्प्लिन जो है, मतलब ये एक जेनेटिक कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि जो स्प्लिन है वो जो अच्छे वाले रेड ब्लड सेल्स है ना उसको भी डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो ये एक क्या बोल सकते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है या बोल सकते हैं। तो उन कंडीशंस में क्या होता है ना कि स्प्लिन को रिमूव कर दिया जाता है। तो अभी ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स का क्या होगा, तो ये जो ओल्ड और डैमेज्ड सेल्स है वो आपके सर्कुलेशन में ही रहेंगे और ये जो डैमेज सेल है वो आपके ब्लड के अंदर घूमते ही रहेंगे, ठीक है। तो अब कोई तो सॉल्यूशन निकालना होगा ना, तो क्या होगा कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाती है ऐसे लोगों को जिनको ये डिजीज होती है, ताकि ये जो डैमेज ब्लड सेल्स है वो मर जाए, ठीक है, उनकी डेथ हो जाए। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, कॉन्जिनाइटल हिमोलाइटिक एनीमिया। ये कैसा एनीमिया है जो बर्थ से होता है, जो हेरिडिटरी डिफेक्ट्स की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड बाय हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, जिसके सिम्टम्स है एनीमिया और जॉन्डिस। देखो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस का मतलब क्या है, ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें आपकी आरबीसीज है वो वीक हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, एंड ऑफ स्फेरिकल शेप मेकिंग, और इनका जो शेप है वो ना एकदम लेस फ्लेक्सिबल, वो उनका जो शेप है वो एकदम लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज में से जब इनको पास करना हो पतली वाली तो ये थोड़ा सा मुड़ जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को शेप मतलब जगह के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो डिजीज है इसके अंदर ना ये सब नहीं होगा, आपका जो सेल है वो वीक हो जाएगा और फ्रेजाइल हो जाएगा, ये अपनी शेप भी नहीं चेंज कर पाएगा। तो उससे क्या होगा, हीमोलाइसिस, मतलब कि सेल का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताई गई है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, जो जिसे हम ना G6PD बोलते हैं, ये G6PD क्या करता है, NADPH बनाता है, ठीक है। और ये NADPH क्या बनाएगा, ग्लूटाथायोनी, ठीक है। ये कब होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब कि अगर आपके सेल्स पर कोई भी स्ट्रेस पड़ रहा है तो ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि जिन पेशेंट्स के अंदर ये हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस होता है उनके अंदर ये चीज़ भी नहीं होती, तो उससे क्या होता है ना कि जो उनका रेड ब्लड सेल है, जब उनके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा तो रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। G6PD, अच्छा, ये ग्लूटाथायोनी एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ मरते हैं, किससे मरते हैं, तो मैक्रोफेजेस। देखो जितना भी यहाँ पर मैक्रोफेजेस लिखा गया है, मैक्रोफेजेस ना एक सिंपल सी चीज करता है जो है फेगोसाइटोसिस, ठीक है।
अगर आपने फेगोसाइटोसिस नहीं पढ़ा, फेगोसाइटोसिस कैसे होता है नहीं पढ़ा, तो लास्ट लेक्चर लास्ट चैप्टर जो मैंने कराया है उसमें पूरा अच्छे से समझाया, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, तो वो पढ़ लेना वहाँ से। तो मैक्रोफेजेस कुछ नहीं यार, देखो यहाँ पर भी बता देती हूँ। रेड ब्लड सेल है, ठीक है, फेगोसाइटोसिस है। रेड ब्लड सेल्स ना सिग्नल देगा, इस ये आपका मैक्रोफेज है उसको सिग्नल देगा कि चलो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा जिससे मैक्रोफेज क्या करेगा, इस रेड ब्लड सेल को उसके अंदर ले लेगा, ठीक है, और फिर इसका डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहाँ कहाँ डिस्ट्रप्शन होता है, मतलब कैसे कैसे होता है, मैक्रोफेजेस करता है। कूफर सेल्स जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं वो भी इसका डिस्ट्रैक्शन करते हैं। बोन मैरो के अंदर भी ना ये मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो इसका डिस्ट्रप्शन करते हैं, डैमेज आरबीसीज का। और स्प्लिन में भी इसका डिस्ट्रप्शन होता है, ठीक है, ओके। हीम यानी कि अभी देखो, जब ये आरबीसीज ब्रोक डाउन करेंगे तो इसमें से ना हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज्ड। अब हीमोग्लोबिन ना दो पार्ट में टूट जाएगा, एक होगा हीम और एक होगा ग्लोबिन। ग्लोबिन का क्या होगा ना कि ग्लोबिन एक अमीनो एसिड जैसा है, ठीक है, एक अमीनो एसिड जैसा है। वो आपकी बॉडी ना इसको रिसाइकल करेगी और रिसाइकल करके न्यू प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी हेल्प ले लेगी कि चलो ये जो चीज़ है वो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है वो बॉडी के बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हीम, अब ना हीम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो हीम बेसिकली दो कंपोनेंट से बनता है, एक आपका आयरन हो गया और एक आपका पोरिफायरिन रिंग। सबसे पहले आयरन पर जाते हैं, ठीक है। ये जो आयरन है ना ये Fe2+ फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये ना एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड कर देता है और ये ट्रांसपोर्ट होता है ये जो प्रोटीन के साथ ये आपका Fe2+ है, ये प्रोटीन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड कैरिड इन ब्लड, और ये ब्लड में घूमता है, ठीक है। देखो अगर आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर अगर आरबीसी की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो क्या होगा कि ये डिलीवर हो जाएगा बोन मैरो में और ये हेल्प करेगा आरबीसी के प्रोडक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आपके ब्लड में मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी रेड ब्लड सेल्स एक सही अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये जो Fe2+ है ये स्टोर हो जाएगा फेरिटिन के फॉर्म में लीवर के अंदर, ठीक है। चलो एक तो क्या होगा कि ये स्टोर हो जाएगा, दूसरा अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स तो ये स्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ऑन दी अदर हैंड पोरिफायरिन रिंग का क्या होगा, ये मैक्रोफेजेस इसको तोड़ देंगे, ठीक है, इनटू बिलीवर्डिन देन विल बी रिड्यूस्ड टू बिलीवर्डिन विल ब्रेक इनटू बिलीरुबिन जो है वो बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लिवर में जाने के बाद क्या होगा, लिवर मेक्स इट वाटर सॉल्युबल एंड सीक्रेटेड वाया बाइल एंड इंटेस्टाइन। लिवर क्या करेगा ना, लिवर इज अ वाटर सॉल्युबल, ये बिलीरुबिन जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर दी, ठीक है, फॉर इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया लिवर में। लिवर ने इस बिलीरुबिन को क्या किया, वाटर से सॉल्युबल बना दिया, वाटर से सॉल्युबल मेक्स इट वाटर सॉल्युबल एंड सीक्रेटेड वाया बाइल इनटू इंटेस्टाइन, पानी से सॉल्युबल बना दिया, फिर इंटेस्टाइन में ये बाइल की फॉर्म में जाएगा। अब ये बाइल बॉडी के थ्रू रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, मतलब कि द स्टूल एंड यूरिन, ठीक है। अगर ये फीसेस की फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो इट्स नोन एज स्टेरकोबिलिन, यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो यूरोबिलिन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, देखो मैं ना एक टेस्ट ट्यूब ले लेती हूँ, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं रेड ब्लड सेल्स ब्लड ही डाल दूंगी, रेड ब्लड सेल्स में ब्लड डाल दूंगी ओवरऑल, ठीक है। अब क्या होगा ना, थोड़े टाइम बाद वो ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा, मतलब उसका क्लस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ब्लड के अंदर देखो पता है उसके अंदर सर्टेन ऐसे कंपाउंड्स एंटीकोएगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी चोट लग जाए तो क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट।
द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. अगर ये मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है और यहाँ पर मेरा ब्लड होगा तो ब्लड के ऊपर ना मेरा प्लाज्मा होगा, नीचे ब्लड सेल्स होंगे, ब्लड सेल्स क्लस्टर जैसी सब्सटेंस बना देंगे और ऊपर मेरा प्लाज्मा होगा. ठीक है. अब ना ये मेन के अंदर अगर एरिथ्रोसाइट्स है, अगर मैं किसी मेन का ब्लड लूँ तो और मैं अगर उसको मेजर करूँ तो उसका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 15 mm आना चाहिए पर आवर. इस ब्लड को मैं 1 आवर तक रहने दूंगी. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वुमेन की बात करूँ तो 20 mm पर आवर. ठीक है. अच्छा, अब ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ना कभी कभार लाइक किस चीज़ में काम आ जाता है, सर्टेन डिजीज फाइंड करने में. मतलब कौन सा डिजीज है वो पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता चलता है कि हाँ चलो डिजीज है इंसान में. ठीक है. और एक और बात कि ये जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का रेट है ना, वो एक तो ना ज़्यादा होगा ऐसे लोगों में जिनकी एज ज़्यादा होगी. ठीक है. मोर एज्ड पीपल एंड इट विल बी मोर इन प्रेग्नेंट वुमेन्स. देन ओके, सो ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कब बढ़ेगा, जब फाइब्रोजन, इम्यूनोग्लोबिन. फाइब्रोजन आपकी बॉडी में कब ज़्यादा होंगे, फाइब्रोजन जब अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, आपको कहीं पर चोट लग गई है, तो ये फाइब्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा. ठीक है. तो तब भी ये ESR ज़्यादा होगा. इम्यूनोग्लोबिन, जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो इम्यूनोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाता है आपकी बॉडी में. ठीक है. तो तभी भी ये ESR ज़्यादा होगा. causes RBC to form cluster called Rolox. देखो इसका ना प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मैंने भी बहुत ढूंढा, नहीं मिला मुझे. ठीक है. जिनको भी पूछो वो लोग रोलो बोल रहे. रोलिया ऑक्स हम इसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. मुझे इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, सॉरी फॉर दैट. ठीक है. तो ये जो क्लस्टर फॉर्म होता है ना, इसे हम बोलता है रोलियोक्स. ठीक है. ये कब होता है, जब किसी इंसान को कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई क्रोनिक डिजीज हुआ हो, कोई इन्फ्लामेशन हुई हो. ठीक है. अब ना इसके लिमिटेशंस क्या है, ये ESR से चलो आप एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट तो पता लगा रहे हो, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है, इससे क्या पता नहीं लग सकता. तो लिमिटेशंस, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक मतलब क्या है, इट कैन नॉट आइडेंटिफाई डिजीज. ठीक है. ये डिजीज कौन सी है वो पता नहीं लगा सकते, ये सिर्फ इतना बताता कि हाँ बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉट यूजफुल. अब किस चीज़ में नॉट यूजफुल, तो ये पता नहीं लगा. नॉट यूजफुल इन स्क्रीनिंग, इसका मतलब ये है कि कौन सा डिजीज़ है वो नहीं पता लगा सकता. देखो पहले तो यही नहीं पता लगा सकता कि डिजीज़ है कि नहीं, कौन सा डिजीज़ है वो नहीं पता लगा सकता. ठीक है. तो नॉट यूजफुल इन स्क्रीनिंग. नेक्स्ट इज बेस्ट फॉर मॉनिटरिंग. बेस्ट फॉर मॉनिटरिंग मतलब कि ये है कि ये इट शोज दैट हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड देखो अगर हमें कोई डिजीज़ हुआ हो तो क्या होगा कि ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है. अगर वो बहुत ज़्यादा हुआ तो हमें पता चलेगा कि कितना बुरी तरीके से हमें ये डिजीज़ हुआ है. ठीक है. इन शॉर्ट दैट हाउ वर्स और बेटर द डिजीज़ इज़. अगर ये वापस आ रहा है लाइक जितना एक मिनिमम एक जो वैल्यू बताई थी 15 mm इन मैन एंड 20 mm इन वुमेन, अगर ये उतना हो रहा है धीरे धीरे तो वो डिजीज़ जो भी हुआ है इंसान को वो क्योर हो जाएगा. इवन ना आपको पता है कि सर्दी खांसी में भी ना ESR का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है. ओके. अब चलो ये सब पढ़ लिया. अब ना इसके 2 मेथड होता है. इन 2 मेथड में से क्या होता है, एक विंट्रोप, ये ना एक्चुअली ट्यूब्स का ना ये मेथड है. ओके. विंट्रोप एंड वेस्टर्न ग्रेन. विंट्रोप में क्या होता है ना कि एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है जो छोटी होती है और वाइड होती है और छोटी होती है. ठीक है. दिस इज लेस सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये विंट्रोप लिया. ठीक है. अगर कोई भी चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा टेम्परेचर हाई में चले गए या फिर थोड़ा कुछ भी छोटा सा चेंज हुआ आपके ब्लड सैंपल के अंदर, तो उसको इग्नोर करेगा ये विंट्रोप वाला जो मेथड है वो. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न ग्रीन में क्या होता है ना कि लंबी ट्यूब्स होती है और जो नैरो होती है साइज में, और कोई भी चेंज हो ये उस चेंज में बहुत सेंसिटिव होता है कि कोई भी चेंज हुआ तो आपका जो ESR का रेट है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. डन. सो दीज आर द 2 मेथड फॉर फाइंडिंग एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. अच्छा, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट. अच्छा, नेक्स्ट वील गो टू डिजीज़. इन नेक्स्ट चैप्टर वील लर्न अबाउट डिजीज़ लाइक अगर खून की कमी हो तो एनीमिया होता है, टाइप्स ऑफ एनीमिया. देन एक और डिजीज़ होता है, आई फॉरगेट इट्स नेम,
पॉलीसाइथेमिया करके एक डिजीज़ होता है, जो तब होता है जब आपके अंदर एक्सेसिव ऑफ ब्लड प्रेजेंट हो, आरबीसीज कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वील ऑल्सो स्टडी अबाउट दिस चैप्टर, दिस इज जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, होप टू मीट यू सून, बाय।